हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, वहाँ पर सिलेबस क्या रहता है, क्या सिलेबस आपको तैयार करके जाना है। बिकॉज यहाँ पर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीईटी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सीईटी का एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम है ये कौन कंडक्ट कराता है? जेके भोपी, ठीक है। तो जेके भोपी यानी जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है, आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है इनकी ओर से सबसे पहले। और उस एंट्रेंस टेस्ट में जो भी मार्क्स आप स्कोर करते हो उसी बेसिस पर मेरिट तैयार होता है, और मेरिट के बेसिस पर फिर आपको एडमिशन दी जाती है प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपका मेरिट जो है वो अच्छा, मतलब आप अच्छा स्कोर करते हो एंट्रेंस टेस्ट में, तो आपको यहाँ पर क्या होता है, चॉइस होती है। मतलब आप गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलता है और आप प्राइवेट कॉलेजेस में भी जा सकते हो चॉइस के अनुसार, ठीक है। लेकिन अगर आप उसमें स्कोर आपका कम आता है मान लीजिए, तो आपको यहाँ पर जो है कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तो आपको ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज मिले। और प्राइवेट और गवर्नमेंट का यहाँ पर क्या चक्कर रहता है दोस्तों, कि यहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेज से अगर आप यहाँ पर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करोगे, तो आपका जो मतलब यहाँ पर जो पैसा है वो ज़्यादा लगने वाला है एज कम्पेयर टू द गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। तो सारा कुछ जो भी खेल है यहाँ पर वो पैसे का ही रहता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए अच्छे से तैयार होके एंट्रेंस टेस्ट देने की, ताकि आप अच्छा वहां पर स्कोर कर पाओ, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करते हैं, इसी के बारे में आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर काफ़ी कुछ डिटेल लिखी गई है बोर्ड के बारे में, तो इसको हम रीड नहीं करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो वही हम रीड करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रीवियस नोटिफिकेशन के बेसिस पर जो 2023 का नोटिफिकेशन है, उसके बेसिस पर अगर हम यहाँ पर देखें, तो देखिए यहाँ पर ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप किए गए थे वो 25 मई 2023 से स्टार्ट हुए थे एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो इस बार भी अभी तक पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का यहाँ पर नोटिफिकेशन बोर्ड की ओर से रिलीज नहीं किया गया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, 25 मई, पिछली बार 25 मई से स्टार्ट हुआ था, तो इस बार देखा जाएगा कि कब तक यहाँ पर रिलीज होता है। क्योंकि 19 जो अप्रैल है, 19 अप्रैल तक इन्होंने बताया था कि जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज नहीं किया गया है। और आप यहाँ पर अगर प्रीवियस नोटिफिकेशन के बेसिस पर देखोगे तो 25 मई से स्टार्ट हुए थे, 25 मई 2023 से एप्लीकेशन फॉर्म, और लास्ट डेट क्या रही थी, 15 जून 2023, ठीक है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करते हो तो उसके बाद क्या होता है, जो एडमिट कार्ड है वो एंट्रेंस टेस्ट में बैठने के लिए आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो इसके लिए ये अलग से जो है वो नोटिफाई करते हैं, ठीक है, अलग से। मतलब बोर्ड जो है अपनी साइट के ऊपर अलग से इसके बारे में आपको बताता है। और एग्जाम आपका कब कंडक्ट कराया जाएगा इसके बारे में भी अलग से बताता है बोर्ड। और रिजल्ट कब होगा इसके बारे में भी अलग से नोटिफाई किया जाता है। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से 2024 का जो नोटिफिकेशन है उसमें भी कुछ इसी तरीके का होगा, ओनली ईयर चेंज होगा, डेट वगैरह चेंज हो सकती है, बाकी सब सेम रहेगा। फिर काउंसलिंग शेड्यूल आपका कब रहेगा इसके बारे में भी अलग से बताया जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें, ये बात की बात है, ठीक है। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर कुछ एब्रीविएशंस हैं दोस्तों, उनको भी आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, एब्रीविएशंस यूज्ड, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि जो भोपी है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसका मतलब होता है बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, जो कि आपको भी पता होगा। सीटी की क्या फुल फॉर्म होती है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ओके। इसी तरीके से एससी के लिए आप देख सकते हो, एससी का मतलब क्या होता है, एसटी का मतलब क्या होता है, एसटी मींस शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट जो होते हैं। आरबीए का मतलब जो रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया एरिया के
जो भी कैंडिडेट्स होते हैं। इस तरीके से एएलसी के एएलसी का मतलब आप देख सकते हो, ओएससी का मतलब देख सकते हो अदर सोशल कास्ट, ठीक है। पीएसपी मतलब पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, ओके। इसी तरीके से सीडीपी आप देख सकते हो। सीडीपी क्या होता है? जो सीडीपी का मतलब होता है चाइल्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल। एसपी मीन्स स्पोर्ट्स पर्सनल, ओके। और तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो। डीओबी का मतलब क्या होता है? डेट ऑफ बर्थ, ओके। ओएमआर का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो इनको भी एक बार नजर आप मार सकते हो। काम की चीजें हैं ये भी दोस्तों। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, और नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि एडमिशन लेने के लिए, यानी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में ये जो प्रोग्राम होता है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम, इसमें एडमिशन लेने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए? तो एलिजिबिलिटी में यहाँ पर सबसे पहले आपके पास तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, मतलब यूटी ऑफ जे या फिर यूटी ऑफ लद्दाख की क्या होनी चाहिए आपके पास? डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप 10+2 होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए दोस्तों जीएनएम की। आपके पास क्या होनी चाहिए? सर्टिफिकेट। जीएनएम मतलब जनरल नर्सिंग एंड मिडवेफरी की आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए एज RNRM विद जे पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल से आप क्या होने चाहिए? रजिस्टर्ड होने चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों आप यहाँ पर मेडिकल फील्ड में जा रहे हो, तो यहाँ पर 3rd नंबर पर देख सकते हो आप मेडिकली क्या होने चाहिए? फिट होने चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कैटेगरी, और साथ में बताया गया है कि कितना यहाँ पर रिजर्वेशन की परसेंटेज कैटेगरी वाइज रखी गई है। तो ये भी आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे कि अगर हम एससी वालों की बात करें तो एससी वालों को 8% का रिजर्वेशन है। एसटी कैटेगरी वालों की बात करें तो 10% का रिजर्वेशन है। इस तरीके से वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस, सोशल कास्ट से जो भी मतलब इन कैटेगरीज से आते हैं उनके लिए 4% का रिजर्वेशन है यहाँ पर। फिर यहाँ पर जो रेजिडेंट हैं एरिया एडजॉइनिंग एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल एएलसी या इंटरनेशनल बॉर्डर आई, जिसको शॉर्ट में आईबी बोलते हैं, तो यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, जो रहने वाले हैं, उनके लिए भी यहाँ पर 4% का रिजर्वेशन रखा गया है। आरबीए वालों के लिए 10% का रिजर्वेशन रखा गया है। पहाड़ी स्पीकिंग पीपल जो है उनके लिए 4% का रिजर्वेशन है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो आते हैं दोस्तों, उनके लिए यहाँ पर 10% का जो रिजर्वेशन है वो रखा गया है। अब थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट देखते हैं दोस्तों। अगर सारी डिटेल यहाँ पर पढ़ने बैठ जाएं तो ये वीडियो तो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे इसको शॉर्ट में खत्म करने की, और इम्पोर्टेंट यहाँ पर सारी चीजों को क्लियर करने की, ताकि दोस्तों आपको कोई भी आगे चलकर प्रॉब्लम ना फेस हो। अब यहाँ पर देखिए फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने? टेंटेटिव। टेंटेटिव मीन्स कि जो फीस है दोस्तों ये हर साल चेंज हो सकती है। ये डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भोपी ने बताया है कि जो फीस है, फीस से भोपी जो है यानी बोर्ड जो है वो फीस का लेन देन नहीं देखता है दोस्तों। क्यों? फीस का जो भी लेन देन होता है ये यहाँ पर जो भी कॉलेज आपको मिलता है तो उसी कॉलेज से आपको कंफर्म होगा। मतलब जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस भी ईयर लेना चाहते हैं, तो आपको कॉलेज से ही ये चीज कंफर्म करना होगा कि इस साल कॉलेज जो है वो कितनी फीस जो है वो आपसे चार्ज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, द फीस स्ट्रक्चर has not been furnished by the respective college or by any competent authorities and the board is not in any way associated with it, ठीक है। तो बोर्ड जो है वो किसी भी तरह से फीस के मामले में जुड़ा नहीं है, and has therefore no responsibility if fees is raised subsequently। तो कह रहा है कि बोर्ड जो है किसी भी तरह से फीस के लेन देन में जुड़ा नहीं है। तो अगर ये अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बोर्ड की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि जिस भी कॉलेज से या जिस भी कॉलेज में जो भी कॉलेज आपको मिला हुआ है तो एक बार आप वहां पर कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है।
देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द एक्चुअल फीस टू बी चार्ज फ्रॉम द कॉलेज अथॉरिटीज। तो हर साल फीस चेंज होती है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर क्या इन्होंने टेंटेटिव, ताकि आपको एक आइडिया सा मिल जाए कि कितनी क्या फीस हो सकती है। तो इसके लिए यहाँ पर इन्होंने बताया, सबसे पहले तो यहाँ पर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस के नाम बताए गए हैं, जो कि सारे के सारे प्राइवेट हैं, और यहाँ पर आगे फीस बताई गई है। ठीक है, तो ये क्या टेंटेटिव फीस है दोस्तों, जस्ट आपको एक आइडिया सा मिल जाएगा यहाँ से। एक्चुअल फीस आपको कॉलेज से ही पता लगेगी। अब देखिए यहाँ पर नेम ऑफ द कोर्स है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, और यहाँ पर है राजीव गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग चक भलवाल जम्मू। फिर है बीएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग चक भलवाल जम्मू। फिर है स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग मीरान साहिब जम्मू। फिर बीबी हलीमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी श्रीनगर। और आगे देख सकते हैं यहाँ पर 75,000 पर ईयर जो है, मतलब हर साल 75,000 रुपये यहाँ पर लगने वाला है। इस तरीके का आपको एक टेंटेटिव सा बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये एक्चुअल फीस नहीं है, जस्ट आपको एक आइडिया सा बताया गया है कि इतनी जो फीस है वो हर साल आपको लग सकती है, या इससे ज्यादा, या इससे इसके बराबर, या इससे कम हो सकती है। मैंने आपको बताया कि आपको जो भी कॉलेज आपको मिला होगा तो उस कॉलेज से ही आपको एक्चुअल कंफर्म हो जाएगा। नीचे और भी कॉलेजेस के नाम हैं, जैसे दत्ता रणपत देव कॉलेज ऑफ नर्सिंग कठवा है, रमजान कॉलेज ऑफ नर्सिंग गलैंडर पेम्पोर पुलवामा है, आईबीएन सीना कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेज ओमपोरा बडगाम। ठीक है, तो ये कॉलेजेस के नेम है। एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों, किस तरीके से आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, तो इसके लिए ऑनलाइन मोड से ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होता है। इसके लिए आपको भोपी की वेबसाइट के ऊपर जाना होता है, यानी बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर जाना होता है। वेबसाइट क्या है, www.jkbhopi.gov.in। यहाँ पर आप खुद से देख सकते हो। तो इसी वाली वेबसाइट पर आपको जाना होता है जब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है। ठीक है, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको 1,000 रुपये भी देने पड़ते हैं फीस के तौर पर। यहाँ पर आप देख सकते हो 1,000 रुपये लिखा गया है, और ये 1,000 रुपीज जो है ये आपको ऑनलाइन मोड से ही पे करने होते हैं। ये जो फीस है ऑनलाइन मोड से आपको पे करनी होती है। तो ऑनलाइन मोड में आप नेशनल क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो पे, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, जो भी आपके पास फैसिलिटी है उससे आप यहाँ पर जो फीस है 1,000 रुपये की, ये आप पे कर सकते हो। इतना क्लियर हो गया आपको? अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर दोस्तों कुछ सैंपल आपको दिखाया गया है, मतलब जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे तब आपको कोई भी एरर, कोई भी मिस्टेक, मतलब आपसे कोई गलती ना हो, तो इसके लिए यहाँ पर इन्होंने सैंपल दिखाया है कि इस तरीके से ही आपको फिल करना है फॉर्म। जैसे यहाँ पर देखिए वरिंदर शर्मा जी की ये सैंपल बताई गई है, तो किस तरीके से इन्होंने अपना नेम जो है बॉक्स में लिखा है, फिर यहाँ पर एक बॉक्स को छोड़कर अपना आगे जो भी सरनेम है वो यहाँ पर शर्मा लिखा है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो भी आपका नेम है, सरनेम है, वो आप इसी तरीके से बॉक्स में फिल करोगे, यानी फॉर्म जब आप फिल करोगे तो इसी तरीके से करोगे। फिर फादर नेम आप देख सकते हो किस तरीके से आपको फिल करना है। इसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि डेट ऑफ बर्थ आपको किस तरीके से बक्से में जो है फिल करनी है। सबसे पहले कौन सी डेट को आपका जन्म हुआ है वो आप लिखोगे, उसके बाद कौन से मंथ में जन्म हुआ है, कौन से ईयर में लिखोगे। तो ये सारी चीजें आप देखिए यहाँ पर इसी तरीके से आपको जो है फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। क्लियर हो गया? उसके बाद बताया गया है कि कौन कौन सी सर्टिफिकेट्स या फिर मतलब प्रोड्यूस करनी है, अपलोड करनी है आपको। मतलब जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करोगे दोस्तों, तो उस टाइम पर आपको कौन कौन सी सर्टिफिकेट्स भी हैं जो आपको अपलोड करनी है। जैसे कि सबसे पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो भी आपके पास होगी वो आपको अपलोड करनी है। जितनी भी मार्क्स की जो सर्टिफिकेट्स रहती हैं, जैसे जीएनएम का मार्क्स कार्ड आपके पास होगा तो वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। ट्वेल्थ का जो मार्क्स कार्ड होगा वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। और डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपको मैट्रिकुलेशन यानी 10th की जो सर्टिफिकेट होती है वो भी आपको अपलोड करनी है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो भी आप अपलोड करोगे। ठीक है, द कैटेगरी कैंडिडेट्स क्लेमिंग बेनिफिट ऑफ एनी रिजर्व कैटेगरी। तो मतलब अगर आप किसी, आपके पास कैटेगरी है, आप उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप वो भी अपलोड करोगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों फोटो, सिग्नेचर और थंब का जो इम्प्रेशन होता है, मतलब अंगूठे का जो इम्प्रेशन होता है वो भी आपको अपलोड करना है। और वो किस फॉर्मेट में अपलोड करना है
वो यहाँ पर फॉर्मेट बताया गया है। जैसे कि जो फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है और अंगूठे का जो इम्प्रेशन होता है, वो इमेजेस आप अपलोड करोगे या तो जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में। ठीक है, फॉर्मेट यहाँ पर बताया गया, इसी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, नहीं तो आपका ये जो फोटो है, सिग्नेचर है, थंब इमेजेस जो होंगी वो अपलोड नहीं होंगी। और जो मैक्सिमम साइज होगा, जो आपके फोटोग्राफ का, सिग्नेचर का और अंगूठे का जो इम्प्रेशन है, जो इमेजेस हैं, उनका जो साइज होना चाहिए वो मैक्सिमम 10 से लेकर 50 केबी तक होना चाहिए, तभी जाकर ये अपलोड होंगे। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद दोस्तों फोटोग्राफ जो है वो किस तरीके से आप किस तरीके का आपका होना चाहिए, तो वो यहाँ पर सैंपल के तौर पर आप देख सकते हो। ऊपर आपका फोटो होना चाहिए, साथ में नीचे आपका नेम और डेट जो है यहाँ पर होनी चाहिए। जैसे 1/1/2023 यहाँ पर लिखा गया है, तो यहाँ पर अब जो न्यू 2024 होगा तो वहाँ पर 1/1/2024 इस तरीके करके लिखा मतलब लिखा होना चाहिए। ठीक है ना? जब ये नोटिफिकेशन निकलेगा उस टाइम पर मैं और भी डिटेल में आपको समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपका जो फोटो है किस तरीके का होना चाहिए, और ये क्लियरली विजिबल होना चाहिए दोस्तों। ये मतलब डेट, आपका जो नेम है और नीचे जो डेट वगैरह है, ये क्लियर विजिबल होनी चाहिए। अगर ये विजिबल नहीं होगा तो ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है? और फोटोग्राफ आपको विदाउट केप और विदाउट गॉगल्स के आपको यहाँ पर मतलब खींचना है। और अगर स्पेक्स आपका मतलब लगा है नेचुरली, आपको मतलब आंखों में, आंखों का जो चश्मा होता है वो अगर नेचुरल लगा हुआ है तो वो अलाउड है, उसमें आप खींच सकते हो। लेकिन इस तरीके से स्टाइल नहीं मारना है दोस्तों, कोई भी केप वगैरह या गॉगल्स लगाकर आपको फोटोग्राफ नहीं खींचना है। ठीक है? इसके अलावा दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट हम देख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे इसके लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड का और सामने लिखा है इन केस एंट्रेंस टेस्ट बी कंडक्टेड बाय द बोर्ड। कहा गया है कि अगर बोर्ड जो है वो एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करता है तो आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो मतलब जरूरी है दोस्तों कि बिना एडमिट कार्ड के आप यहाँ पर मतलब टेस्ट देने के लिए नहीं जा सकते हो। ठीक है, एक तो ये हो गया, आपको प्रिंट निकालना होता है उसका। और ये कहाँ से डाउनलोड होता है, तो ये वेबसाइट भोपी की वेबसाइट है, यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बताई है www.jkbhopi.gov.in। तो यहाँ पर इसी साइट पर आप जाओगे, यहाँ से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो वो लेकर आपको फिर टेस्ट देने के लिए जाना है, जिस भी डेट को या जिस भी टाइम पर, मतलब डेट और टाइम एडमिट कार्ड पर मेंशन होगी, तो जो भी आपका टाइम होगा वो एडमिट कार्ड लेकर आप वहां पर पहुंचोगे। ठीक है? बिना एडमिट कार्ड के आपको वहां पर बैठने नहीं दिया जाएगा। सेंटर कहाँ पर होगा, तो सेंटर दोस्तों श्रीनगर और जम्मू दोनों जगह पर होता है। और सेंटर एक बार जो भी आपको अलर्ट किया जाता है और तो वो किसी भी कीमत पर चेंज नहीं होता है। ठीक है? तो वही सेंटर आपका रहेगा जो भी आपके एडमिट कार्ड पर होगा। और जो दोस्तों टेस्ट का मीडियम होगा, मतलब टेस्ट कौन सी भाषा में आपको देना है, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा वहां पर, तो उसी में आपको ये टेस्ट जो है ये देना है। नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर का नेचर कैसा होगा दोस्तों, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने क्या बताया दोस्तों, इन्होंने ऐसी सलाह दी है कि जब जैसे ही आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलती है, यानी क्वेश्चन पेपर जैसे ही आपको मिलता है दोस्तों, तो सबसे पहले इन्होंने ये बताया है कि कोई भी क्वेश्चन को करने से पहले आप क्वेश्चन की जो बुकलेट है उसको एक बार चेक कर लीजिए। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन वहां पर मतलब मिसप्रिंट हो, ठीक है, या कहीं से बुकलेट मान लीजिए अंदर से डैमेज हो, या फिर किसी कोई ऐसा मतलब पेज हो जहां पर क्वेश्चन क्वेश्चन ही छपे ही ना हो, बिल्कुल ब्लैंक हो वो पेज, हो सकता है दोस्तों। तो इसलिए इन्होंने ऐसा कहा है कि सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले एक बार बुकलेट को चेक कर लीजिए आप। और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन वहां पर मिसिंग है या डैमेज है, ठीक है, या ब्लैंक पेज है, मिसिंग पेज है, कुछ भी प्रॉब्लम आपको अगर वहां पर दिखाई देती है, तो वहां पर जो भी कंसर्न इन्विजिलेटर है, इन्विजिलेटर होगा, तो उसके आप नोटिस में लाइए, ये बात उनको बताइए।
और ताकि वो आपको सेम बुकलेट जो है, जो भी क्वेश्चन बुकलेट आपको मिली होगी जिस भी सीरीज की, जैसे ए सीरीज होती है, बी सीरीज होती है, सी सीरीज और डी सीरीज होती है, तो कोई भी सीरीज की, जो भी सीरीज की आपको बुकलेट मिली है, सेम उसी सीरीज की आपको क्या करके देंगे, रिप्लेस करके देंगे, चेंज करके देंगे दोस्तों। ठीक है, तो पोस्ट बेसिक बीएससी कोर्स जो है दोस्तों, इसका जो एग्जामिनेशन होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो एग्जाम होता है, ये एक सिंगल पेपर का एग्जाम होता है, जिसके 3 सेक्शंस होते हैं, 120 क्वेश्चंस का यहाँ से पूछा जाता है, जिसके लिए आपको टाइम दिया जाता है 2 घंटे का। ओके, द क्वेश्चंस शैल बी मल्टीपल चॉइस के, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, और हर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होता है। और अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं, रॉन्ग आंसर देते हैं, तो आपके जो मार्क्स हैं दोस्तों, वो -0.25, मतलब इतने मार्क्स आपके काटे जाएंगे अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हो। समझ में आ रहा है? अब नीचे यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपने किया होगा जीएनएम कोर्स सबसे पहले, है ना? जीएनएम कोर्स के बाद ही आप यहाँ पर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स को करने वाले हैं। ठीक है, तो जीएनएम कोर्स में आपने ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये पढ़े होंगे। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से 45 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, मेडिकल हेल्थ नर्सिंग से 20 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मिडवेफरी एंड गायनिकोलॉजिकल नर्सिंग से 17 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से 26 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे? 120 क्वेश्चंस होंगे, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो इसका मतलब 120 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? 120 मार्क्स के होंगे। 2 घंटे का इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा करने के लिए। तो जीएनएम कोर्स के बेसिस पर ही आपको यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में आने वाले हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखिए दोस्तों, ये कौन कौन से सब्जेक्ट से आपको ये क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, और इन सब्जेक्ट्स में ये जो सब्जेक्ट हैं दोस्तों, इन सब्जेक्ट के अंदर भी जो सब टॉपिक्स हैं कौन कौन से आपको तैयार करने हैं, वो भी मैं अभी आगे आगे चलकर आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर देखिए, नेचर ऑफ ओएमआर आंसर शीट। अब जो भी आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी, ठीक है, क्वेश्चन बुकलेट जो भी मिलेगी, उस बुकलेट में जो भी क्वेश्चन होगा, वो आपको आंसर कहाँ पर करना है? ओएमआर आंसर शीट के ऊपर। मतलब पहले क्वेश्चन के मान लीजिए 1 2 3 4 4 ऑप्शंस दिए गए, 4 में आपको लगता है कि दूसरा ठीक है, पहले क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है, तो वो आपको कहाँ पर सर्कल करना है? ओएमआर आंसर शीट के ऊपर, जो कि वो वापस नहीं मिलती आपको। क्वेश्चन बुकलेट तो आप वापस ला सकते हो, लेकिन जो ओएमआर शीट होती है वो वहां पर ही मतलब जमा करानी पड़ती है। ठीक है ना? अब यहाँ पर देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने यहाँ पर बताया भी है, देख सकते हो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा गया है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था, तो किस में मिला था? नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या इनको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मिला था, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मिला था, या फिर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मिला था, या फिर लेजर में मिला था इनको नोबेल प्राइज? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था, यानी दूसरा ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट है। अब आप ओएमआर शीट में किस तरीके से ये फिल करोगे क्वेश्चन नंबर 11वें का, तो वो यहाँ पर सैंपल के तौर पर समझाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 11वां क्वेश्चन और 11वें क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आंसर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने सर्कल, कंप्लीट सर्कल यहाँ पर किया हुआ है, और बताया गया है कि यही एक तरीका है, मतलब सही तरीका है आंसर करने का। अगर आप इस तरीके से सेकंड ऑप्शन देखोगे, यहाँ पर देखिए सेकंड जो यहाँ पर एग्जांपल बताई गई है, तो ये क्या है? एक गलत तरीका है, मतलब पेपर में आंसर देने का। जैसे सर्कल आपको पूरा का पूरा सर्कल करना है, लेकिन आप इसको हाफ सर्कल कर रहे हो, इस तरीके से पूरा फिल नहीं कर रहे हो सर्कल को, तो ये भी गलत तरीका है आंसर देने का। या फिर इस तरीके से आप टिक कर रहे हो कि दूसरा वाला सही है, तो ये सारे के सारे जो भी तरीके हैं ये गलत है, और सही तरीका कौन सा है जो यहाँ पर बताया गया है? समझ में आ रहा है? तो इसको एक बार आप ध्यान में रखिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है दोस्तों, तो आप मुझे फिर से कमेंट के जरिए बता देना, मैं आपके लिए जो सैंपल जो बुक मिलती है, वो सैंपल बुक लाके बिल्कुल आपको अच्छे से जो है यहाँ बता दूंगा,
ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस ना हो। ठीक है, तो आप मुझे वो कमेंट के जरिए भी बता सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए सिलेबस की बात करें तो इन्होंने लिखा है जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है ये किस बेसिस पर मतलब लिया जाएगा, जो जीएनएम कोर्स की आपने स्टडी की होगी उसी बेसिस पर ही आपको यहाँ पर जो है एंट्रेंस टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाएगा। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से यहाँ से 45 नंबर का पूछा जाएगा, और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में देख सकते हो यहाँ पर ए पार्ट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट, यहाँ से 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड, यहाँ से 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, यहाँ से कितना पूछा जाएगा 7 मार्क्स का। और पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी से कितना पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स का। तो इसी तरीके से नेक्स्ट आप देख सकते हो पर मेडिकल हेल्थ नर्सिंग से टोटल 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें मेंटल हेल्थ नर्सिंग नर्सिंग हो गया, साइकोलॉजी हो गया, और इसी तरीके से सोशियोलॉजी हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितने कितने मार्क्स का यहाँ से पूछा जा रहा है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से भी यहाँ से टोटल पूछा जाएगा 12 मार्क्स का। मिडवेफरी एंड गायनिकोलॉजिकल नर्सिंग से पूछा जाएगा टोटल 17 मार्क्स का। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से आपको पूछा जाएगा टोटल 26 मार्क्स का, जिसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट हो गया, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड, फर्स्ट एड, एनवायरमेंटल सैनिटेशन एंड कम्युनिकेबल डिजीजेज से भी क्वेश्चंस होंगे। हेल्थ एजुकेशन और कम्युनिकेशन स्किल से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो वो आप अच्छे से यहाँ पर देख लेना क्या कुछ सिलेबस है जो आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं होप करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्लियर हो चुकी होंगी। सो कोई भी आपका डाउट है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो काउंसलिंग का प्रोसेस है दोस्तों, ये तो जब आपका एंट्रेंस टेस्ट क्लियर हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके ये बाद की बात है। तो वो मैं अभी जो न्यू नोटिफिकेशन रिलीज होगा तो उस बेसिस पर भी आपको जो है वीडियो बना के दे दूंगा। फिलहाल आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए दोस्तों। यहाँ पर सारी की सारी मैक्सिमम चीज़ें मैंने सिंपल तरीके से कवर करने की है। मैं होप करता हूँ दोस्तों आपको ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल लगी होगी, और इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और बेल आइकन पर आप प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि और भी जो इस तरीके की वीडियोस हैं इनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।